एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। एक दौर था जब महिलाएं पर्दे तक सीमित थी। अब एक समय था जब समाज को पुरुष प्रधान कहा जाता था, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, तस्वीरें बदल रही हैं और महिलाएं सिर्फ भागीदारी नहीं बल्कि नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इसी बदलाव की बुनियाद बना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लेकिन अब इसी कानून पर सियासी घमासान छिड़ गया है। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल 2026 से इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। राहुल गांधी ने इस कानून को शर्मनाक तक बता दिया और खुलकर कह रहे हैं कि इस बिल से नारियां सशक्त नहीं होंगी। ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ जहां महिलाओं को सशक्त करने की बात हो रही है, तो आखिर वो कौन लोग हैं जो महिलाओं को सशक्त होने से रोक रहे हैं, और आखिर क्यों? ऐसी कौन सी शक्ति है जो शक्ति को ही सशक्त होने से रोक रही है, और क्या ये पॉलिसी स्टोरी है या पॉलिटिकल नैरेटिव है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और इसके लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका सबसे पहले परिचय करा देता हूं आपसे। माही बजनी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रगति वाजपेयी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। के शाइनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और डॉक्टर अरुणा यादव जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, जब बात हम शक्ति की कर रहे हैं और शक्ति को सशक्त बनाने की कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रोग्राम और ये जो फ्रेम है स्वराज एक्सप्रेस का, वो भी शक्ति और सशक्त होते नजर आ रहा है। आप सभी चारों मातृशक्तियों को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं और शुरुआत कर रहा हूं आपसे। माही जी, देखिए एक तस्वीर जो आप लोगों ने दिखाने की कोशिश की और जो बात अब सामने आ रही है कि आबादी की आधी कहानी नहीं रहेगी, संसद में उनकी आवाज भी अब सुनी जाएगी। क्या ये वही बदलाव है जिसको देश को लंबे समय से जरूरत थी? लेकिन इस जरूरत को आप पूरा कैसे करेंगे? माही जी, एक बड़ा सवाल आपके सामने, क्योंकि आपके पास आंकड़े नहीं है। सिर्फ 293 से आज ये नहीं होने वाला है। आपको चाहिए बहुमत वाला आंकड़ा, तो ये आखिर भारतीय जनता पार्टी आज कैसे करेगी? माही जी, देखिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसके खिलाफ जितने भी विपक्ष में साथी खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या ये जो अधिनियम लागू हो रहा है, क्या सिर्फ भाजपा की महिलाओं के लिए ही है? क्या इसमें कांग्रेस की महिलाएं आगे नहीं जाएंगी? क्या ये सिर्फ स्पेसिफिक जो मोदी जी हैं वो सिर्फ कुछ टारगेटेड समूहों को, टारगेट महिलाओं को ही करना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर विपक्ष जो है उससे ये समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि कांग्रेस की महिलाएं भी इस पूरे अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि राहुल जी आज जैसे कि सदन में भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिस अवमाननीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये शक्ति उनके घर में भी उनकी बहन है, उनकी माता है। और मैं ये कहती हूँ, यहाँ पर हमारे साथ हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता प्रगति जी भी बैठी हुई है। मैं यदि इस डिबेट की बात नहीं करती, मैं इस डिबेट से हट के बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की हर नारी, बच्ची से लेकर वृद्ध अवस्था तक की, जिससे मैंने बात की, जिससे आपने बात की है, कि आज खुलकर इस अधिनियम का बहुत स्वागत कर रही है और वो चाहती है कि महिलाएं सदन में जाएं, 33% का आरक्षण मिले। हर महिला इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है और बहुत खुशी के साथ उसका स्वागत कर रही है। लेकिन जो इसके विरोध कर रहे हैं, जो विपक्ष है, क्या आपको लगता है कि महिलाएं उन्हें कभी माफ करेंगी? जैसे कि हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि ये कोई भी पॉलिटिकल, इसमें कोई भी एजेंडा नहीं है, ये महिलाओं के आत्मनिर्भर सशक्तिकरण के लिए। जैसे कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2014 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, उसमें पूरी महिलाओं की भागीदारी रही है। और जिस तरीके से पंचायत की हम बात करें, 33% आरक्षण दिया गया, तो आप ही मुझे बताइए कि वो 33% आरक्षण भी जाके अब कई 5-6 राज्यों में 50% का हो गया है। और पहले नहीं, नो डाउट माही जी की महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक अच्छी पहल है, लेकिन आज कैसे होगा वो आंकड़ा 360 का? कैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए टच कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। 30 सेकंड में आंसर चाहता हूं मैं। उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी भावनात्मक तरीके से अपील की है कि आप जब वोट कर रहे हो तो अपने घर की और समाज की बेटी बहुओं को और महिलाओं को ध्यान में रखकर, आत्मा में रखकर वोट करिएगा, तो शायद आप वोट कर पाएंगे। तो इस अपील के बाद वो आंकड़ा 360 टच हो जाएगा? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। जी, मैं पूरी सकारात्मक सोच के साथ ही कहती हूँ कि आंकड़ा पूरा होगा। और यदि भारत के सारे जो भी ये विपक्ष पार्टी हैं, यदि इनके मन में अपनी माताओं, अपनी बहनों के लिए, वाकई में महिला शक्ति के लिए कुछ चाहते हैं अच्छा होना, तो ये वोट करेंगे और अधिनियम लागू होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आज मैं आपको लिखकर दे रही हूँ, प्रधानमंत्री जी के साथ हर महिला इनके विरोध में खड़ी होगी। प्रगति जी का रुख करता हूं। प्रगति जी, मोदी विरोध तक चीजें ठीक थी, लेकिन अब तस्वीरें जो आपकी बन रही हैं वो महिला विरोधी बन रही है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, मोदी विरोध तो ठीक था, लेकिन महिला विरोध कैसे? प्रगति जी।
देखिए राघवेंद्र जी, आप भी और इस पैनल के सभी लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस कभी महिला विरोधी नहीं थी। कांग्रेस ने महिलाओं को समान अधिकार की बात की। मैं ले चलती हूँ 1989 की तरफ। 1989 में जब बिल लाए थे राजीव जी 33% आरक्षण का, जिसके कारण आज महिलाएं देश में पंचायतों में सांसद के रूप में, विधानसभा में विधायक के रूप में और समस्त आप देखिए जो प्रतिनिधित्व कर रही है महिलाएं, उसका कारण राजीव जी हैं। जब वो बिल लेकर आए उस पे वे सर्वदलीय चर्चा किए तो उनका विरोध सांसद से उठकर अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सब सदन से बाहर चले गए थे। तो इस देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी कभी भी महिला विरोधी नहीं थी। देखिए भारतीय, तो क्या ये बिल महिला विरोधी है प्रगति जी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो ठीक है ना, क्या ये 2026 में जिस बिल पर आज चर्चा हो रही है ये महिला विरोधी है? महिलाओं के कंधे पे रखकर, देखिए महिलाओं के कंधे पर रखकर एक ऐसी बंदूक चलाई जा रही है जिसे हम बेचारी महिलाएं जो वो समझ नहीं पा रही, लेकिन हमें बेवकूफ समझने की गलती माननीय नरेंद्र मोदी जी ना करें। 2023 में राहुल जी ने उनसे आग्रह किया था सदन में कि आप आरक्षण लेकर आइए, आप बिल लेकर आइए। 2024 में आरक्षण क्यों नहीं लागू हुआ, पूछे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। अभी जिस प्रकार का ये आप सोचिए राघवेंद्र जी, भारत के इतिहास में इतना बड़ा बिल पास हो रहा है, उसकी आपकी कोई मोदी की पर्सनल गारंटी तो नहीं है। सदन में बिल पास हो रहा है तो उसकी ड्राफ्टिंग पहले से क्यों सामने नहीं आई, क्यों विपक्षी दलों को नहीं दी गई? यदि आप साफ थे, आपकी नियत साफ थी, आपकी ड्राफ्टिंग वास्तव में महिलाओं के लिए थी, वास्तव में महिला उत्थान के लिए थी, वास्तव में महिला सशक्तिकरण के लिए थी, तो आपने वो बिंदुओं को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आप बिल पास करने के 1 घंटे पहले वहां पर बात कर रहे हैं। देखिए जिस तरह का ये बिल है, ये महिला विरोधी बिल है। महिला विरोधी बिल है। ये 400 पार का नारा देने वाली सरकार को ये समझ में आ गया है कि हमारा जनाधार खत्म हो रहा है, इसलिए ये महिलाओं का सहारा ले रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सिर्फ महिलाओं से जनाधार थोड़ी होता है प्रगति जी, जनाधार में तो पुरुष भी आते हैं। आता हूं शैनी जी आपके पास एक छोटा सा रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन माई जी से ले लेता हूं। माई जी, महिला विरोधी कानून है अब भी कह रही है प्रगति जी, छोटा सा रिएक्शन 30 सेकेंड। माही जी, हाँ आप इतना विरोध जो कर रहे हैं, यदि आप महिला विरोधी होने की बात करते हैं कि हम महिला विरोधी नहीं है, तो जब ये अब लागू होने की बात हो रही है तो आप इसमें इतना ज्यादा क्यों मतलब लफड़ा और सारी चीजों को वो कर रहे हैं, दिक्कत क्यों दे रहे हैं? आप आराम से पास होने दीजिए। पुरानी बातों को लेकर अब तक वही रोना कांग्रेस रोई जा रही है, जबकि महिलाएं अब सशक्त होने के लिए तैयार है। उस समय पूरी कांग्रेस, देखिए उसकी शर्त है, जिन शर्तों पे उस बिल को पास होना है। कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस महिला बिल का विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस कह रही है जनगणना कीजिए, फिर परिसीमन कीजिए, उसके बाद आरक्षण दीजिए, जिसमें हमें समान अधिकार मिले। यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की कि आधी अधूरी जानकारी लेकर चैनल पर बैठ जाते हैं और भ्रम फैलाने लगते हैं। नहीं, भ्रम फैलाने की बात नहीं, प्रगति जी मैं काम कर रहा हूँ आपको। अच्छा ये बताइए ना, ठीक है आप क्या, नहीं माई जी मैं सवाल ले लेता हूँ, आता हूँ सैनी जी आपके पास। प्रगति जी ने छेड़ दिया, परिसीमन से क्या दिक्कत है प्रगति जी? ये आप समझा नहीं रहे, भ्रम तो आप लोग भी फैला रहे हैं ना, एक नरेशन आप लोग भी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस क्या चाहती है? एक तो लंबा इंतजार किया महिलाओं ने, परिसीमन के लिए 4 साल और इंतजार करे, फिर सेंसस के लिए 4 साल और इंतजार करे, यानी एक लंबा इंतजार जो पहले महिलाओं ने कर लिया है, ये फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने के जब उनको मौका मिल रहा है, 8 साल और इंतजार करे, सिर्फ इंतजार के लिए महिलाएं बनी हुई हैं। प्रगति जी छोटा सा रिएक्शन दीजिए। देखिए 2011 की जनगणना पुरानी जनगणना है। ये परिसीमन के नाम पर बहुत सारे प्रदेशों से नाम काट दे रहे हैं। ये कह रहे हैं ये यहाँ नहीं मिला, ये यहाँ नहीं मिला, ये यहाँ नहीं था। यहाँ 5 करोड़ लोगों के नाम उत्तर प्रदेश में काटे गए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। असम में ये परिसीमन किए। अभी मैं अपनी इस बात के बाद एक और आपको बात बताऊंगी, तो ये परिसीमन के अपने हिसाब से लोगों के नाम काट दिए। इन 2011 की जनगणना के कारण आज देश के 10 करोड़ लोग गरीब कल्याण योजना और खाद्य सुरक्षा से आज भी दूर हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये मांग कर रही है आप जनगणना कीजिए और वास्तविक आंकड़े लाकर महिलाओं को समान अधिकार दीजिए। यदि हम आधी आबादी है तो हमें पूरा हक
शाइनी जी, हाँ, मिलना ठीक है, चाहिए, 50% हक मिलना चाहिए। लौटता हूं। और पहले जनगणना, फिर परिसीमन, फिर आरक्षण। शाइनी जी, परिसीमन और जनगणना, ये जो दो शर्तें रखी जा रही है कांग्रेस, ठीक है प्रगति जी, लौटूंगा आपके पास, और मेरे दो मेहमान है, मैं उनके पास पहुंचूंगा, फिर मैं आता हूं प्रगति जी, प्लीज। शाइनी जी, सदन में कि आप हमें आरक्षण, प्रगति जी एक सेकंड, प्रगति जी आपकी बात आ गई है, मैं शाइनी जी के पास, ठीक है, कि हम पहले जनगणना कराएंगे। शाइनी जी, ठीक है, राघवन जी आप शाइनी जी रोकता हूं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिलों पर वोटिंग जो है वो जारी है। बिलों के पक्ष में 278 वोट पड़े हैं और बिलों के विरोध में 211 वोट डाले गए हैं। ये पहले राउंड की वोटिंग्स के आंकड़े इस वक्त आए हैं। पहले राउंड में 479 वोट पड़े हैं। इसमें एक बड़ा आंकड़ा जो है वो पक्ष में जरूर देखने को मिल रहा है। संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग जो है वो पहले राउंड की हो चुकी है। महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिलों पर वोटिंग लगातार जारी है। पहले राउंड में जो वोटिंग्स हुए, जो आंकड़े सामने आए हैं, बिल के पक्ष में 278 यानी 278 वोट्स डाले गए हैं। बिल के विरोध में 211 वोट पड़े हैं। पहले राउंड में 489 वोट्स पड़े हैं पहले राउंड में। अभी और राउंड बाकी, उनमें देखने वाली बात होगी क्या आंकड़े क्या कुछ डिस्प्ले होंगे। हालांकि पहले राउंड के बाद बहुमत में यह बिल की तस्वीर नजर नहीं आ रही। हालांकि चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। शाइनी जी आप अपनी बात कर रही थी और बात देखिए, जो अभी तस्वीरें सामने आई है, आंकड़े तो जरूर आ गए पहले राउंड के पक्ष में नहीं है, फेवर में नहीं, लेकिन अभी आगे राउंड्स बाकी देखने वाली बात होगी। लेकिन परिसीमन और जनगणना जैसी शर्तों को लेकर बातचीत हो रही है, जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या लग रहा है आपको, महिला विरोधी या महिला के पक्ष में ये बिल है? महिलाएं सशक्त होंगी, वो जेंडर इक्वलिटी वाली जो तस्वीर है वो सामने निकल कर आएगी इससे। राघवन जी, ये बिल जो है ये आज का बिल नहीं है, ये दशकों से चल रहा है और ये हर कोई ना कोई एक फॉर बट लगा के इस बिलों को पास नहीं किया गया है। तो अगर ये बिल अगर पास अभी इस बार भी नहीं होता तो फिर अगले एक दशक और महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इस देश की महिलाओं को इतनी देर इंतजार करने की जरूरत है? उनका इतना कंट्रीब्यूशन है, इतने लीडर्स बन चुके हैं जो फील्ड में काम करते हैं, वो सदन तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनके लिए एक मौका है ये। आप ये बिल जो आप परिसीमन के नाम पे या किसी और के नाम पे रोका जा रहा है, अगले 34 में भी आप बोलेंगे 2034 में कोई और मुद्दा आ जाएगा, आप बोलेंगे उसकी वजह से रोक दिया है। तो मुझे लगता है एक बार ये बिल पास हो जाने दीजिए और सारे महिला पार्लियामेंटेरियंस को इसमें, मुझे लगता है कि अपने पॉलिटिक्स के ऊपर उड़ के एपॉलिटिकल होकर इस पे वोट करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये कभी ये बिल नहीं आ सकता है। आपको ये एक अच्छा मौका मिल रहा है जिसमें सारी महिला, देखिए जो पॉलिटिकल फैमिली से आ रहे हैं उनको तो वैसे ही वो जा सकते हैं सदन में, लेकिन वो महिलाएं जो फील्ड में काम करती हैं, जो इतना मेहनत करके अपने एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर इतना, और उनके कंट्रीब्यूशन देश के लिए कुछ नहीं हो पाता है। और ये सिर्फ एक महिला सशक्तिकरण की बात नहीं है, ये देश के सशक्तिकरण है, देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, देश को स्ट्रेंथन करती है। तो हम ये परिसीमन के नाम पे, सेंसस के नाम पे, फिर कुछ और मुद्दों के नाम पे इस बिल को अगर रोकते हैं तो हमें मतलब अपने सर जो है शर्म से झुकाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और इसका जो नुकसान जो है, मैं बिल्कुल ये कहती हूं कि ये ऑपोजिशन पार्टी अगर इस बिल को नहीं पास करने देती है तो आगे जो भी इलेक्शन होगा उसमें उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं इस चीज को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। यानी कांग्रेस के लिए मिस्ड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ हो सकता है ये। बिल्कुल, या आप परिसीमन के नाम पे आप कैसे इसको रोक सकते हो? आपको दूसरे जो भी प्रॉब्लम्स है 29 में आप आओगे में तो फिर भी अमेंडमेंट हो सकता है। ये तो कोई ऐसा नहीं कि लास्ट बिल है इसके बाद कोई अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता है। तो आप इसमें क्यों इतना अड़ंगा लगा रहे हो? ठीक है, अरुणा जी आता हूं आपके पास माई जी, लेकिन उससे पहले अरुणा जी की बात सुनना जो है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग राजनीतिक चश्मे से, आप माई जी आप अपनी बात कर रही हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रगति जी वो अपनी बात कर रही है। अरुणा जी आप किस तरह से देख रही हैं इस मुद्दे को लेकर, इस बिल को लेकर? राजनीतिक चश्मे से जरूर लोग देख रहे हैं, लेकिन आप एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, आप अगर सामाजिक चश्मे से देख रही हो इसको, तो क्या लगता है कितना आवश्यक है महिलाओं के लिए? क्योंकि समाज कि वो आधी आबादी जिसको जब सृष्टि निर्माता भाग्य विधाता ने बनाया तो पुरुषों के पर्याय में बनाया इस समाज में। तो आज जब इस बिल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उस मध्य में विपक्ष की भूमिका, वो राजनीतिक चश्मे से इस पूरे नरेशन को नरेट करना, और सामाजिक स्तर पर क्योंकि आप महिलाओं के बीच रहती हैं, क्या कुछ बातचीत चल रही है महिलाओं के बीच, और कितना ये पावरफुल बिल होगा महिलाओं के लिए सदन तक पहुंचने में? अरुणा जी। धन्यवाद राघवेंद्र जी। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यहाँ पे दिन भर महिलाओं से जुड़ी रहती हूँ
और महिलाएं अपनी बातें हमें बताती हैं और मैं महिलाओं से यही बातचीत करती हूँ और उन्हें बोलती हूँ स्वयं को पहचानो, तुम आनंद शक्ति का रूप हो, तेरे संकल्प में ही विकसित भारत का स्वरूप है। तो ये छत्तीसगढ़ में जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक जो ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रहा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्तमान में जो महिला विधायकों की संख्या 19 है, लगभग 21% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के बाद यह भागीदारी बढ़कर कम से कम 33% हो जाएगी। मतलब 90 में से 30 महिलाएं जो सीटें सुनिश्चित हो जाएगी। बहुत सारी जो महिलाएं हैं मेरे बीच जो रहती है, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, पर बहुत सारे कारणों के कारण वो बाहर नहीं आ पाती। हमारे देश को, हमारे समाज को कुछ नहीं मिल पाता उनके द्वारा। तो इसलिए जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान स्थिति और प्रभाव, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो हो रहा है, वर्तमान जो छत्तीसगढ़ विधानसभा, जो छठी विधानसभा में महिला विधायकों की भागीदारी 2018 में 14% से बढ़कर अब 21% हो गई है। अधिनियम के पूर्ण जो कार्यवाहन के बाद राज्य की 90 विधानसभा सीटें में से 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये जो बिल है, मैं ना बीजेपी को बिलोंग करती हूँ, ना मैं कांग्रेस को बिलोंग करती हूँ, लेकिन जो भी होगा महिलाओं के हित के लिए होगा। इसलिए सरकार की जो सक्रियता, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो हाल ही में सांसदों में के साथ जो विधायकों को पत्र लिखकर इस अधिनियम को 2029 के चुनाव के से प्रभावी ढंग से लागू करने की सक्रियता भूमिका जो निभाने के आह्वान किया है, महतारी गौरव वर्ष और जागरूकता जो किया था, राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को जो महतारी गौरव वर्ष घोषित किया है, जो अभी जो अप्रैल 2026 में प्रदेश भर में नारी शक्ति वंदन उत्सव जो मनाया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि महिलाओं को उनके विधायी अधिकार के प्रति जागरूक किया जा सके। तो आर्थिक सशक्तिकरण का आधार जो होगा, राजनीतिक सशक्तिकरण को मजबूती देने के लिए राज्य में महतारी वंदन योजना जैसी योजनाएं पहले से ही लाखों महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। तो इसलिए आए हम सब बहनें साथ एक नई राह पर और एक नई ऊर्जा से भरपूर सुबह की तरफ। यही मेरा पॉइंट है आज ये जो अधिनियम के प्रति। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे से सहमत होंगे। ठीक है सैनी जी, हाँ ठीक। चाहती हूँ, अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है हमेशा महिला सशक्तिकरण के साथ रही है। आप ये बताएं, 2023 में सारे पार्टियों ने मिलकर ये बिल पास किया था। 2024 के इलेक्शन में कितने लोगों ने 33% प्रतिशत के अनुसार टिकट दिए महिलाओं को? कोई भी पार्टी ने नहीं दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना समाजवादी ने दिया, किसी ने नहीं दिया है। तो ये कहना कि महिलाओं को अधिकार मिल जाता है, नहीं मिलता है। जब तक ये बिल पास नहीं होगा महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो टिकट नहीं देते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। इस बिल के बाद तो बाध्य हो जाएगा ना ये बिल के बाद बाध्य, तो बिल पास होना जरूरी है। अगर आप ये कहो कि नहीं ये पार्टी तो करती है, वो पार्टी बिल्कुल नहीं करती, कोई पार्टी नहीं देती। जितनी महिलाएं फील्ड में काम करती हैं, पार्टियों के लिए काम करती है, इतने अच्छे अच्छे प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, क्या ये डिजर्व नहीं करती पार्लियामेंट तक जाने के लिए, विधानसभा तक जाने के लिए? बिल्कुल डिजर्व करती है, लेकिन इनको टिकट नहीं मिलता है। और ये तभी हो सकता है जब ये इस तरह के बिल आएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और इसलिए सारे जो महिलाएं हैं उनको इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। ठीक है माई जी, रास्ता तो आप बेहतर बनाने की राह में निकल पड़ी, लेकिन जो रेजिस्टेंस है उसको दूर करना बेहद जरूरी होगा। जो बात प्रगति जी करें कि विश्वास में नहीं लिया गया कांग्रेस को या विपक्ष को, विपक्ष तमाम बड़े सवाल, यहां तक राहुल गांधी ने तो यह कह दिया कि एंटी नेशनल बिल है, शर्मनाक बिल है। इस तरह की बयानबाजी भी आज देखने को मिली है सदन के भीतर। क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम बड़े आरोप से ये चुनावी स्टंट है, कानून जो है वो तुरंत लागू नहीं होगा, कानून अधूरा है, बीजेपी क्रेडिट ले रही है, नियत नीति और साफ नहीं है, तमाम बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। जब आप राम सेतु बना रही है लंका की ओर जाने के लिए, जिस पर महिलाएं चलकर सदन तक पहुंचेंगी और एक अलग नेतृत्व दिखेंगे, इन तमाम आरोपों का जवाब कैसे देंगी आप? देखिए, आरोपों का जवाब तो यहाँ पर हमारे साथ बैठी हुई आदरणीय पत्रकार महोदया साइनी जी और अनुराधा जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कि बहुत सारी महिलाओं के बीच में रहती हैं। यहाँ पर मैं पार्टी विशेष से बैठी हूँ, प्रगति जी पार्टी विशेष से बैठी है, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि हम विशेष अपनी अपनी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये महिलाएं जो बहुत सारी महिलाओं को देखती हैं, बातचीत करती हैं, आप बताइए इनके अनुभव क्या है? क्या ये बिल
वाकई में किसी एजेंडे के थ्रू लाया गया है, या महिलाओं को यदि उनके अधिकार मिलेंगे तो क्या कांग्रेस की महिलाओं को नहीं मिलेंगे? जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ पे तो ये होना चाहिए था राघवेंद्र जी की कांग्रेस की सारी महिलाओं को इकट्ठे होकर बहुत स्वीकृति के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए। यदि कांग्रेस के नहीं जितने भी सारे पुरुष वर्ग है वो स्वीकार नहीं कर पा रहा, लेकिन महिलाओं को इस अधिनियम का को स्वीकार करना चाहिए बिल को, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है वो उनके साथ भी तो अच्छा होगा। महिला शक्ति तो वो भी है। यहाँ पर आप पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अब वो लगा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी के किए हुए कार्यों को, उनकी योजनाओं को उठा के देखिए ना, किस योजना में कितना महिलाओं को फायदा मिला है। पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी वास्तविकता में? देखिए, मैं भी समाज सेविका रही हूँ, पिछले 15 सालों से बच्चों और महिलाओं के बीच में काम कर रही हूँ, बिल्कुल बारीकी से जमीनी स्तर की चीजों को जानती हूँ कि क्या महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। बैठ के सिर्फ हम बातचीत करके और ऐसे डिबेट करके चीजों को नहीं देखते। जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता जी हैं, ये जब जाती हैं तो इन्हें मालूम है कि क्या वास्तविकता में महिलाओं पे गुजरती है। यदि महिलाओं को आज मुख्यमंत्री योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है, उसमें भी कांग्रेस को प्रॉब्लम है। कांग्रेस को किस चीज में प्रॉब्लम नहीं है? कांग्रेस जितनी भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है, मोहन यादव जी के द्वारा योजनाएं चला रही है, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा अपनी नींद में निकालती रहती है। लेकिन क्या वास्तविकता में जब महिलाओं से जाके बात करते हैं तो आप उस चीज को क्या पाते हैं? वो सभी महिलाएं कहती हैं कि मैं वास्तविकता में फायदा हो रहा है, वो आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। अपने घर में आवाज उठाने के लिए जिन महिलाओं के साथ हिंसा होती थी, वो महिला आज अच्छे से काम करके अपने जीवन यापन कर रही है, अपने बच्चों को पाल पा रही है। तो ये जो वास्तविक चेंज हुआ है, ये भाजपा की सरकार ने किया है। देखिए, यहाँ मैं आज भाजपा प्रवक्ता की तरह भले ही बैठी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक महिला होने के नाते कहूंगी, और सारी कांग्रेस की महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि इस बात को आप अच्छे से लीजिए, आप महिलाओं के हित की बात कीजिए, क्योंकि हमारे देश की प्रगति का सवाल है। ये सिर्फ पार्टियों में खुद को बिखेरने या चलिए, इस वक्त बड़ी खबर एक और आ रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दी गई है कल तक के लिए। 131वां संविधान संशोधन बिल गिरा दिया गया है। 230 सांसदों ने बिल के विरोध में वोट कर दिया और इसी वजह से ये जो है संविधान 131वां संशोधन विधेयक जो है उसको गिराना पड़ा। 298 सांसदों ने पक्ष में हालांकि वोट जरूर किया, लेकिन इससे बात बनी नहीं और कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये भी बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। चलिए, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, ये भी बड़ी खबर आई है। हालांकि प्रगति जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, कल के लिए कार्यवाही जरूर स्थगित कर दी गई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बिल विरोध करते करते विपक्ष किसी ऐतिहासिक फैसले का विरोध करने लगे, ऐसी तस्वीर विपक्ष को लेकर बनने लगे। क्या ऐसा लग रहा है कि आप इस बिल का विरोध नहीं कर रहे बल्कि कोई ऐतिहासिक गलती कर रही है कांग्रेस? प्रगति जी। बिल्कुल नहीं। देखिए, कांग्रेस बार बार कह रही है, ये अभी जो मैं बीजेपी की प्रवक्ता को सुन रही थी, वे कह रही थी कि मोहन यादव जी सशक्त कर रहे हैं हमारे प्रदेश में, विष्णुदेव साय जी सशक्त कर रहे हैं। तो महिलाएं इतनी सशक्त होती तो उन्हें 1000-1200 रुपए महीने पैसे देने की क्या जरूरत पड़ती है? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये अपनी बात में ही फंसी। दूसरी बात, इस चर्चा को आप कहां लेके जा रहे हैं प्रगति जी? मैं ये नहीं समझ, मैं तो सीधा पूछ रहा हूं आपसे कि महिलाओं को आरक्षण जवाब दे रही हूँ कि महिलाओं को आरक्षण देके सदन तक पहुंचाना, विधानसभा, क्योंकि आप देखिए हमारे पास समय भी कम है और आप मुद्दे को भटका रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूरा समय आपके पास, आप इस मुद्दे पे बात करिए कि आरक्षण मैं उनका जवाब दे रही हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए। आप बात रखिए, लेकिन इसी मुद्दे पर रखिए कि क्या महिलाएं सदन तक जाएंगी? ये सही नहीं लग रहा आपको? सीधे सीधे यहां से बात रखिए ना अपनी आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये महिलाएं सदन तक पहले भी पहुंच रही थी और इस बिल में छुप। अब आप एक बात बताइए, ये लोकसभा में सीटें बढ़ा रहे हैं, राज्यसभा में सीटें क्यों नहीं बढ़ा रहे? यदि ये विधानसभा में सीटें बढ़ा रहे हैं, परिसीमन करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, विधानसभा में फिर क्यों सीटें बढ़ा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनका राज्यसभा में बिल पास करने में यदि बिल अटके तो ये लोकसभा की संख्या से राज्यसभा के लोगों को लेकर कोई भी बिल को पास कर ले। ये एक मोदी जी का सबसे बड़ा, इनकी जो चाणक्य नीति है, चाणक्य की चाल है, ये वो है। आपको एक बात बता दूं और कि आज तक दूसरे आप देशों की यदि बात करेंगे तो वहां बिल पास होने के पहले चर्चा होती है, जो संसदीय समिति होती है उससे। भारत में उसका प्रतिशत है 1/5। कांग्रेस बार बार कह रही है कि 2023 में जो बिल बना है महिला आरक्षण का, आप उसे लेकर आइए। ये 2024 में क्यों नहीं लाए महिला आरक्षण? इनको पता था कि ये 583 जो सीटें, उनमें से 180 सीटें महिलाओं को देनी पड़ेंगी। भारतीय
जनता पार्टी विरोधी है महिलाओं की? क्या कोई आरएसएस के अध्यक्ष महिला है? मुझे ये नहीं समझ में आता है प्रगति जी, एक तरफ आप कह रही हैं कि आप महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, तो एक छोटा सा सवाल है, जवाब दे दीजिए ना। बिना परिसीमन के महिलाओं का आरक्षण तय कैसे होगा? एक सवाल। दूसरा सवाल, छोटा छोटा सा सवाल है, अगर परिसीमन आयोग ये तय नहीं करेगा कि कौन सी सीट को आरक्षित करना है, तो क्या चुनाव आयोग करेगा? और जब चुनाव आयोग अगर कर दिया कि कौन सी सीट को रिजर्व करना है, फिर आप लोग ही ये नैरेटिव लेकर आएंगे कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर ऐसा ऐसा कर दिया। तो हर सवाल पर, हर नीति पर आपके तो सवाल ही सवाल है। तो फिर क्या किया जाए? महिलाओं का आरक्षण रोक दिया जाए या महिलाओं को सदन तक ना भेजा जाए? प्रगति जी, एक छोटा सा जवाब, फिर शैनी जी आपके पास आता हूं। बहुत अच्छा सवाल किया राघवेंद्र जी आपने मुझसे। मैं तो सवाल अच्छा ही कर रहा हूं, लेकिन पिछले दिनों 2 प्रदेशों में परिसीमन हुआ, एक असम में, एक कश्मीर में। 2 प्रदेशों में परिसीमन हुआ। एक जगह परिसीमन आयोग ने परिसीमन किया और एक जगह चुनाव आयोग ने परिसीमन किया, है ना, जिसके तहत असम में और जम्मू कश्मीर और असम की ये बात मैं आपको बता रही हूं। देखिए, आप जो भी बातें पूछेंगे उसके सबके तथ्यात्मक जवाब कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस इस बिल का विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रही है। कांग्रेस महिला सशक्तिकरण, लेकिन इस बिल को एंटी नेशनल कह देना प्रगति जी, शैनी जी आपसे ही जवाब ले रहा हूं। शैनी जी, क्या इस बिल को एंटी नेशनल कह देना, शर्मनाक कह देना, ये विरोध नहीं है? शैनी जी, देखिए, ये बिल के पीछे कोई भी मंशा हो सकती, कोई एजेंडा हो सकते बीजेपी का, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक बार ये बिल पास हो जाए, बाकी सारे एजेंडा को आप फ्लॉप कर सकते हो। इस देश में इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के बाद भी हमने डेमोक्रेसी के थ्रू इस देश में वापस उसको खत्म किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इतने को डरने की जरूरत नहीं है विपक्ष को कि मतलब डिलिमिटेशन से पूरा इनका हक चला जाएगा, इससे हक चला जाएगा। मतलब हर तरह की इनको ऐसा लग रहा है कि ये महिला बिल आ जाएगा तो इनका सारे हक चले जाएंगे और पूरे टाइम बीजेपी सरकार में रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। ये आप भी सरकार में आओगे और उसका जो भी आपको लगता है कि जो कमियां हैं उसमें आप बदल सकते हो, पर बिल को तो पास होने दो। आप लोगों ने एक लो हैंगिंग फ्रूट को छोड़ दिया है। आप खुद सोचिए कि एक महिला को जो पार्लियामेंट में जा सकती थी, आज सिर्फ 11% है, हमारे पार्लियामेंट में 16% है, विधानसभा में 11% है। अब आप बोल रहे राज्यसभा में नहीं है, तो राज्यसभा में आप डिमांड करके करवाओ ना। तो क्यों आप एक चीज के पीछे दूसरी चीज को रोक देते हो? ये कोई तरीका ठीक नहीं है। इसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और ज्यादा महिलाओं को रुकने का मतलब सिर्फ महिलाओं को नहीं, पूरे देश को नुकसान हो रहा है। ठीक है, अरुणा जी, क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में 10 से 15 साल के बाद जब ये बिल पूरी तरह से पास हो जाएगा अरुणा जी, तो तस्वीरें बदल जाएंगी भारतीय राजनीति की और सामाजिक संरचना में महिलाओं की भी व्यवस्था और जो है वो बदल जाएगी? अरुणा जी। जी, एकदम सहमत हूं मैं आपसे। यहाँ पे मैं कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल भी नहीं हूं, और आपकी बात और शैनी जी की बात से भी मैं सहमत हूं कि हम इसे अलग दृष्टिकोण से देखें। और जब हम इसे अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें ये आईना कुछ और ही दिखाएगा जो अभी आप कह रहे हैं। पूरी पिक्चर बदल जाएगी जब महिलाएं हमारे साथ काम करेंगी। 30 जो सीटें हैं महिलाओं की वो उस पर हम काम कर पाएंगे। हमारी जो महिलाओं के अंदर जो हुनर है, जो एक कॉन्फिडेंस है, वो बाहर दिखाई देगा और देश का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो हमें बदलता दिखेगा। चलिए, इसी बदलते स्वरूप के साथ और प्रगति जी के तमाम सवालों के साथ इस चर्चा को यहीं हम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया माई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रगति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैनी जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अरुणा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो महिला आरक्षण पर सियासत जारी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद भी सवाल थमने के नाम नहीं ले रहे। एक तरफ सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बता रही है, तो वही विपक्ष प्रक्रिया, टाइमिंग और मंशा तीनों पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सच यही है कि देश की आधी आबादी को पूरा हक कब और कैसे मिलेगा, यह सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह कानून सच में महिलाओं की ताकत बढ़ाएगा या फिर सियासत के शोर में इसका असर कहीं धीमा पड़ जाएगा? बहस जारी है और देश देख रहा है कि महिलाओं को अधिकार देने की इस कहानी में राजनीति कितनी है और नियत कितनी। फिलहाल के लिए इस चर्चा मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।